सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंसिस के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, टीएफएस अकाउंट के बारे में, पैसों के बारे में, डॉलर्स के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो बेसिकली जब हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हैं ना, तो वी आर अलाउड टू वर्क अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स। और हमारी जो सैलरी होती है, जो इनकम होती है मंथली, वो भी बहुत ही लिमिटेड होती है। और साथ के साथ बहुत खर्चे होते हैं, रेंट देना होता है, ग्रोसरी होती है, फ़ोन का बिल होता है, और ऊपर से हमें पैसे सेव भी करने होते हैं अपने आगे आने वाली फीस के लिए। और अगर एजुकेशन लोन वगैरह लेके आए हैं तो बैक होम अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना पड़ता है। तो स्टूडेंट टाइम पे ना बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मन मारना पड़ता है कि मैं ये नहीं खरीद सकता, वो नहीं खरीद सकता, क्योंकि फीस इकट्ठी करनी है ना। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे कनाडा में हैं वो समझ पा रहे होंगे। और जैसे ही हम अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, मतलब वर्क परमिट पे आ जाते हैं, तो वी आर अलाउड टू वर्क एनी नंबर ऑफ आवर्स और हमारे अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स बचना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो रियलाइज़ करते हैं कि भाई हमने स्टूडेंट लाइफ में ना बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत मन मारा था, तो अब इंजॉय करते हैं लाइफ को, खुला खर्चा करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो खर्चा करने से पहले बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आपको करने हैं। जब आप वो काम कर लोगे और उसके बाद अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसे बचते हैं, तब आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं बचते हैं तो और मेहनत करो और डॉलर्स कमाओ और फिर लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि यार, जो भी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो मैं खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ या फिर ऑलरेडी कर चुका हूँ। और साथ के साथ लाइफ में कभी भी फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेना हो तो अपना दिमाग यूज करो, अपनी रिसर्च हमेशा करो। कोई भी रैंडम गुरसाहिब सिंह नाम का बंदा यूट्यूब पे कुछ बोल रहा है, ब्लाइंडली उसको विश्वास नहीं करना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपने बैंक अकाउंट में $2000 इकट्ठे करने हैं और उसको हम बोलेंगे इमरजेंसी फंड। अब क्वेश्चन आता है कि यार, इमरजेंसी फंड होता क्या है। तो बेसिकली यार, लाइफ जो है ना वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो कि हम प्लान नहीं करते या फिर एक्सपेक्ट नहीं करते। और इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा आगे, सेविंग से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो वो जो आप ट्रेन स्टार्ट कर दोगे अपनी इन्वेस्टमेंट की या सेविंग की, और वो ट्रेन चलते चलते अगर लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाता है, जैसे कि पैर में मोच आ गई या फिर दाढ़ में दर्द होने लग गया, डेंटिस्ट ने $500 का बिल बना दिया, या फिर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई और $400 का खर्चा आ गया, या फिर कोई भी खर्चा हो सकता है, पेरेंट्स ने कुछ पैसे मांग लिए, तो कोई भी अनप्लान्ड अगर खर्चा आता है तो जो ट्रेन चल चुकी है उसको रोकना ना पड़े और आप अपने इमरजेंसी फंड को यूज़ कर सकते हो जो भी अनएक्सपेक्टेड बिल आया उसको पे करने के लिए। लेकिन इमरजेंसी फंड के बारे में मैं दो चीज़ें आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, जो इमरजेंसी फंड होता है वो इमरजेंसीज के लिए होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कल को आईफोन 14 या 15 प्रो प्लस 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 मैक्स लॉन्च हुआ और आपने अपने इमरजेंसी फंड को यूज़ किया और वो फ़ोन खरीद लिया। नहीं, इमरजेंसी फंड इज ओनली फॉर इमरजेंसीज। और दूसरी चीज़ ये है कि इमरजेंसी फंड को हमेशा लिक्विड फॉर्म में रखना है। अब लिक्विड फॉर्म का मतलब ये नहीं कि पानी की तरह रखना है, मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको ऐसी जगह पे सेव करके रखना है जहाँ से आप आराम से, अगर आपको आधे घंटे में ज़रूरत पड़े तो आप उसको निकलवा सको, जैसे कि बैंक अकाउंट्स वगैरह हो गए, ठीक है। इमरजेंसी फंड से आपको कोई स्टॉक नहीं खरीदना। ऐसा हो सकता है कि जब आपको ज़रूरत पड़े वो स्टॉक नीचे आ रखा हो, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा इमरजेंसी फंड को एक लिक्विड फॉर्म में रखना है, एक लिक्विड एसेट की तरह रखना है, ठीक है। अब जैसे ही इमरजेंसी फंड बन जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने सारे के सारे लोन उतार देने हैं। हो सकता है कि आप एजुकेशन लोन लेके आए हो सकता है कि आपने कोई गाड़ी वगैरह खरीद रखी हो सकता है कि आपने ईएमआई पे अपना फ़ोन खरीद रखा हो, या फिर लेटर से आपने अपने फोर्थ सेमेस्टर की फीस क्रेडिट कार्ड से पे करी थी। तो अगर आपके कोई भी आपका लोन चल रहा है, कोई भी आपके सर के ऊपर डेट है, कोई भी आपकी एक मंथली इंस्टॉलमेंट जा रही है किसी भी चीज़ की, वो आपको ख़त्म कर देना है सबसे पहले। मतलब सारे के सारे लोन आपको उतार देने हैं, ठीक है। अब अगर एक लोन चल रहा है तो आप सीधा जितने भी पैसे आपके पास बचते हैं सारे खर्चे निकालने के बाद आप लोन की तरफ देते रहो और वो उतर जाएगा। अगर आपके पास मल्टीपल लोन्स है, जैसे कि एक एजुकेशन लोन चल रहा है, या फिर कोई गाड़ी भी खरीद रखी है, या फिर क्रेडिट कार्ड का कोई बड़ा सा बिल बना हुआ है, तो उस केस में यार लोन उतारने के ना दो मेथड होते हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। एक होता है डेट स्नोबॉल मेथड और एक होता है डेट एवलांचे मेथड। अब इनको मैं इस वीडियो में तो एक्सप्लेन कर नहीं सकता, तो मैंने एक नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप इन दोनों मेथड्स के बारे में पढ़ सकते हो। तो इमरजेंसी फंड बनाने के बाद अगला काम आपको क्या करना है, आपको अपने सारे के सारे लोन उतार देने हैं। अब यार, आपने सारे अपने लोन्स वगैरह उतार दिए हैं, कोई डेट नहीं है आपके सर पे, कोई मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, एकदम आप टेंशन फ्री हो चुके हो। अब आपको क्या करना है, आपको अपना TFSA मतलब टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है। अब क्वेश्चन आता है कि यार, ये TFS अकाउंट होता क्या है। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं।
तो मान लेते हैं कि एक रोहित नाम का बंदा है और रोहित को $1000 इन्वेस्ट करने हैं। अब वो थोड़ी ऑनलाइन रिसर्च करता है, वो देखता है कि यार एप्पल के स्टॉक में डाल दो पैसे बढ़ जाएंगे, तो क्या करता है $1000 के एप्पल के स्टॉक्स खरीद लेता है। अब एक साल बाद क्या होता है, एप्पल के स्टॉक्स की वैल्यू 10% बढ़ जाती है, तो रोहित ने जो $1000 इन्वेस्ट किए थे उसकी वैल्यू हो जाएगी $1100, मतलब रोहित ने $100 का प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन रोहित ने एक साल पहले वो जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो किए थे अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब रोहित को क्या करना पड़ेगा, उन $100 पे, मतलब जो प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर रोहित को सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि उसको 30% टैक्स देना पड़ जाता है, तो $100 में से $30 रोहित को टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, एंड एट द एंड इवेंचुअली उसके पास बचेंगे $70। ठीक है, लेकिन अगर पर्सनल अकाउंट में ना करके उसने TFSA अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट किए होते तो उसको जीरो टैक्स देना पड़ता और वो सारे 100 के $100 उसके होते हैं। तो ये होता है TFSA शॉर्ट में, मतलब TFSA अकाउंट में अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हो तो उस पर जो भी एप्रिसिएशन होती है, उसका जो भी कैपिटल गेन होता है, जो भी आपको डिविडेंड्स वगैरह आते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो TFSA की ये स्पेशलिटी होती है। ठीक है, लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को TFSA अकाउंट से रिलेटेड बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हर साल एक इंडिविजुअल सिर्फ $6000 ही इन्वेस्ट कर सकता है मैक्सिमम अपने TFSA अकाउंट में। तो लेट अस से कि यार आप कनाडा आए थे 2019 में, तो पहले साल मतलब 2019 में आपके TFSA अकाउंट की कंट्रीब्यूशन लिमिट थी $6000, और उससे अगले साल 1 जनवरी 2020 को वो कंट्रीब्यूशन 6000 से और बढ़ गई और आपकी कंट्रीब्यूशन लिमिट होगी TFSA अकाउंट की $12000। और उससे अगले साल 2021 में 1 जनवरी को आपकी जो लिमिट थी TFSA अकाउंट की वो $6000 से और बढ़ गई और वो हो गई $18000। तो बेसिकली वो जो लिमिट है ना हर साल $6000 से बढ़ती है अभी के रूल्स के हिसाब से। आगे का पता नहीं, क्योंकि पहले 5500 से बढ़ती थी और उससे पहले 5000 से बढ़ी थी, तो मे बी आगे 65 या $7000 से बढ़े। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप इस साल $6000 इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको अगले साल के 1 जनवरी तक का वेट करना पड़ेगा ताकि आप और इन्वेस्ट कर सको। तो बेसिकली आप कंट्रीब्यूशन रूम या फिर कंट्रीब्यूशन लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते। अब यार वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा इनोवेशन क्रेडिट यूनियन के बारे में। इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन कनाडा विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स, प्रोवाइड्स लोन्स एंड अ वाइड वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड एज अ कम्युनिटी फोकस्ड एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन इट प्रोवाइड्स अ सेफ प्लेस टू सेव योर मनी और बोरो मनी एट रीजनेबल रेट्स फॉर द न्यू इमिग्रेंट्स मूविंग टू कनाडा। और यार इनकी सर्विसेज को यूज करने के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि अगर आप इनका बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। तो बेसिकली कनाडा में नॉर्मली होता क्या है कि अगर आप किसी कन्वेंशनल बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको मंथली चार्जेस पे करने पड़ते हैं, लेकिन इनके अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है। और इनका क्रेडिट कार्ड अगर आप इशू कराते हो तो उसके कोई एनुअल चार्जेस नहीं होते, और साथ के साथ ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए एंड ग्रांट्स के लिए। और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि $1 से लेकर $1 मिलियन तक का जितना भी आप डिपॉजिट करते हो वो इंश्योर्ड होता है बाय अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड CUDGC, मतलब क्रेडिट यूनियन डिपॉजिट गारंटी कॉर्पोरेशन। और फ्यूचर में अगर आप कोई घर वगैरह लेने की प्लानिंग करते हो और आप मॉर्गेज वगैरह लेते हो तो इनके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बहुत ही लो होते हैं एज कंपेयर टू अदर बैंक्स। ठीक है, तो इनकी सर्विसेज को आप यूज कर सकते हो। अब कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आपने अपना TFSA अकाउंट खुलवा लिया, बहुत ही मजा आ गया। अब इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसको अभी साइड पे रखते हैं और जो आपने एक इमरजेंसी फंड बनाया था ना $2000 का, उसको पिक्चर में लेके आते हैं। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, आपकी जितनी भी मंथली इनकम है, लेट अस से आप $4000 पर मंथ अर्न करते हो, तो आपको क्या करना है, अपने इमरजेंसी फंड में हर महीने अपनी इनकम का 10% जरूर ऐड करना है। तो बेसिकली अगर आज की डेट में आपके इमरजेंसी फंड में $2000 हैं, तो जैसे ही आपका अगला पे चेक आता है जो कि लेटेस्ट से $4000 का होता है, मे बी आपको मंथली सैलरी मिलती है, तो अगर वो $4000 का होता है तो उसी दिन आपके अकाउंट में $2400 जरूर होने चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बेसिकली आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जैसे ही आपको पे चेक मिलता है उसमें से 10% निकालो और अपने इमरजेंसी फंड वाले अकाउंट में डाल दो। अब क्वेश्चन आता है कि इमरजेंसी वाले फंड को कितना बढ़ाना है, उसको 10,000 करना है, 20,000 करना है, 30,000 करना है, कितना बनाना है। तो बेसिकली आपके इमरजेंसी फंड में इतने पैसे होने चाहिए कि अगर आपकी आज जॉब चली जाती है और आपके पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है तो एटलीस्ट 6 महीने तक आप सर्वाइव कर सको। मतलब आपके इमरजेंसी फंड में इतने डॉलर्स होने चाहिए कि अगर आपकी इनकम का सोर्स चला जाता है, आपके पास कोई इनकम नहीं आ रही है, तो आप 6 महीने तक अपना रेंट दे पाओ, 6 महीने तक अपनी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट दे पाओ, 6 महीने तक आप अपना ग्रोसरीज वगैरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। मतलब वॉन्ट्स की बात नहीं कर रहा कि रेस्टोरेंट ना जा पाओ या फिर फोन ना खरीद पाओ, वो चीज़ नहीं। एटलीस्ट 6 महीने तक आप अपनी सारी की सारी नीड्स फुलफिल कर पाओ, इतने पैसे आपके पास होने चाहिए इमरजेंसी फंड में।
ठीक है यार, अब आप समझदार हो चुके हो, आप डिसिप्लिन्ड हो चुके हो और आप हर महीने अपनी इनकम का 10% इमरजेंसी फंड में डाल रहे हो और उसको बड़ा बनाते जा रहे हो और अपने आप को आप सिक्योर करते जा रहे हो। अब आपको क्या करना है, वो जो TFS अकाउंट खुलवाया था ना हमने, उसको एक बार पिक्चर में लेके आते हैं। ठीक है जी, आ गया TFS अकाउंट। अब आपको क्या करना है, हर महीने अपनी इनकम का 15% मिनिमम अपने TFS अकाउंट में डालना है और उसको इन्वेस्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप $4,000 पर मंथ अर्न कर रहे हो तो उसका 15% होता है 4,000 का हो गया 400, उसका 5। तो बेसिकली अगर आपकी सैलरी है $4,000 पर मंथ, तो मिनिमम $600 आपको अपने अकाउंट से निकालने हैं, मतलब सैलरी से निकालने हैं और उसको TFS अकाउंट में डालना है। या फिर आपकी जो भी सैलरी है उसका मिनिमम 15% आपको अपनी सैलरी से निकालना है और TFS अकाउंट में डाल देना है। मेरी हमेशा की हैबिट है, रेंट देने से पहले, ग्रोसरी लाने से पहले, कोई भी खर्चा करने से पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी सैलरी का 10% निकालता हूँ, मतलब 15% निकालता हूँ और उसको TFS अकाउंट में ज़रूर डालता हूँ। ठीक है, तो ये हैबिट आपको बनानी है। अब TFS अकाउंट में सिर्फ डालना नहीं है, उसको इन्वेस्ट भी करना है। अब इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्टॉक्स हैं, ETFs हैं, अगर कोई रिस्क नहीं लेना तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो क्रिप्टो करेंसी है, रीट्स हैं। रीट्स का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो अगर आप रियल एस्टेट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इतना पैसा नहीं है, तो आप रीट्स खरीद सकते हो। स्टॉक तो आपको पता ही है क्या होता है, कंपनी का छोटा सा हिस्सा होता है, अगर कंपनी बढ़ेगी तो आपके पैसे भी बढ़ेंगे। ETF बेसिकली क्या होता है, एक बास्केट होती है। अगर आप एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, एक ETF खरीद सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस है। इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से मैं अपने पैसे डिवाइड करता हूँ और अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता हूँ। और लास्ट चीज आप लोगों को क्या करनी चाहिए, एक तो आप जॉब कर ही रहे हो, आप 9 to 5 काम कर रहे हो, लेकिन वो जॉब करने के बाद जब आप घर आते हो तो घर आने के बाद ना ही आपको टीवी देखना है, ना ही आपको लेटना है, आराम करना है, ना ही यूट्यूब वीडियोस देखनी है। मतलब मेरी वीडियोस देख सकते हो क्योंकि मैं काम की वीडियोस बनाता हूँ, टाइम पास वाली वीडियोस नहीं देखनी है, ना ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है। मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना और आपको किसी साइड हसल पे काम करना है। एक ऐसी साइड हसल जिससे या तो आप अभी पैसे कमा लो या फिर उस पर आप काम कर रहे हो और फ्यूचर में आप उससे अच्छे पैसे कमा सकते हो। मतलब कोई ना कोई साइड हसल जरूर पकड़नी है। जैसे कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है वो वॉलमार्ट काम करने जाता है 5 बजे के बाद, मेरा एक और फ्रेंड है वो क्या करता है, फूड डिलीवरी करता है, मतलब ऊबर ईट्स चलाता है और वहां से उसकी एक अच्छी खासी इनकम जनरेट होती है और उन पैसों को भी वो इन्वेस्ट करता है। और सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि वो ऊबर ईट्स या फिर ये जो यूट्यूब वगैरह ना, ये सब बिजनेस की तरह काउंट होते हैं और इस पर हम बहुत ही कम टैक्स पे करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे एक्सपेंसेस दिखाते हैं, जैसे कि ये माइक, जैसे कि ये फ़ोन, जैसे कि ये रेंट। तो यहाँ पे हम एक्सपेंसेस दिखाते हैं और टैक्स को सेव करते हैं। तो ये भी करना है आपको, ठीक है। तो बेसिकली वेले नहीं बैठना, कुछ ना कुछ जरूर करना है। तो बेसिकली ये शाम के 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक का ये जो टाइम होता है ना, इसको आपको अच्छे से यूज करना है और बढ़िया पैसे कमाने हैं। साइड में एक प्राइमरी इनकम का सोर्स तो बना हुआ है, एक दूसरी इनकम का भी आपको सोर्स बनाना है। तो आई होप यार ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी और थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई होगी। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हर महीने हम 10% इमरजेंसी फंड में डालेंगे और हर महीने 15% जो इन्वेस्ट करेंगे, ये दोनों चीज़ें एक साथ होंगी। मतलब हर महीने आप अपनी सैलरी का 25% निकालोगे, उसमें से 10% जाएगा इमरजेंसी फंड में और 15% जाएगा इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो यही हिसाब किताब रहेगा। और जैसे ही आपका इमरजेंसी फंड रेडी हो जाएगा, मतलब 6 मंथ्स का आपका इमरजेंसी फंड सेट हो जाएगा कि 6 महीने तक कोई टेंशन नहीं है, अगर सैलरी वगैरह चली जाती है, इनकम वगैरह बंद हो जाती है, उसके बाद क्या करना है आपको, वो जो 10% आप इमरजेंसी फंड में डाल रहे थे ना, उसको उठा के इन्वेस्ट करना है। मतलब आपकी मर्जी है, मैं ऐसे ही करता हूँ। तो जो मैं करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और उसके बाद अपने पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ाई करनी है। और एक बुक मैं आप सबको रिकमेंड करना चाहूँगा, रिच डैड पुअर डैड, जो कि मैंने फिनिश की थी अभी थोड़े टाइम पहले। वो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ कि ये बुक पढ़ना शुरू करो। आपका ना सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपको पता लगेगा कि हाँ भाई, एसेट लायबिलिटी ये सब क्या चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।